तो मित्रों पुनः स्वागत है। आज एम लक्ष्मीकांत, संपूर्ण एम लक्ष्मीकांत यानी कंप्लीट एम लक्ष्मीकांत और कंप्लीट इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। उसमें क्लास दूसरी है हमारी। कल हमने जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट 1781 और उससे आगे जो भी है वो सब कुछ। मैंने कल पूरा बैकग्राउंड दिया था, कल की क्लास नहीं देखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि कल की क्लास में ही मैंने सारा परिस्थिति समझाई थी कि ये एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों ला रही है और वो इससे क्या करना चाहती है, कंपनी क्या कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या सिस्टम, सारी कहानी क्या चल रही है, वो सारी मैंने समझाई थी। तो वो क्लास जाके अवश्य देखना, ठीक है। अभी उसके बाद में भाई देखो, कल हमने जो पढ़ा था ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें हमने पढ़ा था कि इन लोगों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, इन्होंने भैया सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट बनाया था कलकत्ता में 1774 यानी 1774 में सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया था। ये सुप्रीम कोर्ट नाम का सुप्रीम कोर्ट है, आज वाले सुप्रीम कोर्ट जैसा सुप्रीम कोर्ट ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अब ये अमेंडिंग एक्ट जो आया है ना, वो इसी सुप्रीम कोर्ट की वजह से आया है। अब देखो क्या हुआ, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाया तो इनको पता नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में इतना फसाद बढ़ जाएगा। इन्होंने बना दिया सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस बैठा दिया, 3 और जज बैठा दिए। अब कोर्ट तो कोर्ट होता है भाई, कोर्ट के पास पावर होगी। तो तुमको पता है आजकल भी अपने सुप्रीम कोर्ट के जज जो नेता वेता वो कुछ समझते हैं क्या? कुछ नहीं समझते, क्योंकि भाई जस्टिस है वो, मतलब जज है, जज के पास पावर होता है। तो वहां भी कहानी ऐसी हो गई कि ये सुप्रीम कोर्ट जो बना, इसके बाद में लोगों को पता चला कि भाई इसमें जाके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी EIC के किसी भी कर्मचारी अधिकारी के बारे में कोई भी शिकायत कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत शिकायतें आने लगी और फिर ये कोर्ट वाले जज जो है कंपनी के कामों में टांग लगाने लग गए, है ना। अब कंपनी से चाहे जो है ब्रिटिश सरकार कितनी नाराज हो, लेकिन भाई ये कंपनी, ये सोने का अंडा देने वाली एक मुर्गी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके कामों में टांग लगाने का मतलब है कि वो जो ये कमाई कर रही है, कमाई यानी कि अर्निंग जो ये कंपनी कर रही है, उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आएगी। तो भाई कंपनी के जो अधिकारी है वो गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि आपने सुप्रीम कोर्ट तो बना दिया, लेकिन ये भाई सुप्रीम कोर्ट के जज जो है हमारे बहुत टांग लगा रहे हैं, तो इसका कुछ इलाज करो। तो उन्होंने समझा बात को कि हाँ भाई बात तो सही है। तो उन्होंने इलाज करने के लिए लेके आया वो अमेंडिंग एक्ट 1784। अमेंडमेंट या अमेंडिंग का मतलब होता है सुधार, अमेंडमेंट का मतलब होता है सुधार। सुधार का मतलब क्या हो गया कि इस एक्ट से कुछ सुधार किया गया पिछले वाले रेगुलेटिंग एक्ट में, यानी कि इसमें, और स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट की पावर में। तो क्या किया गया, ले दे के देखो, क्रक्स अगर मैं बताऊं, इसका पहले बता सकता हूं, क्रक्स यानी कि सारांश इसका मैं बता सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की पावर है छीन ली गई। कैसे, वो अभी पता चलेगा। देखो, in a bid to rectify the defects of regulating act 1773, the British parliament passed the amending act of 1781, also known as the act of settlement। इस सारे अंग्रेजी के वाक्य का मतलब यह है कि भाई कुछ एक गड़बड़ जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो गई थी, उनको सुधारने के लिए एक्ट लाया गया है। कितने साल बाद लाया गया भाई? 1773 में देखो ये था, और 1781 में, यानी कि भैया 7-8 साल हो गए क्या? 8 साल बाद में लाया गया। तो 8 साल में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा नाक में दम कर दिया था उनके। तो 8 साल बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अमेंडिंग एक्ट लेके आए। अब देखो इस एक्ट में उन्होंने क्या बोला। इस एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलती है कि एग्जेम्प्टेड, ओ भाई क्या हो रहा है, exempted the governor general and the council from the jurisdiction of the supreme court for the acts done by them in their official capacity। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। Similarly also exempted the servants of the company from jurisdiction of the supreme court for their official action। देखो, जो गवर्नर जनरल था, मैंने बताया था जो गवर्नर जनरल बंगाल में बिठाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और उसके नीचे 4 लोग और बिठाए थे उसकी सहायता करने के लिए, जिसको काउंसिल बोलते थे उसकी। अब भाई जो ये सुप्रीम कोर्ट है ना, ये इन पे पावर चलाने लगा, इनको आदेश देने लगा, भाई ऐसे नहीं कर सकते तुम, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते। तो ये गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, BG लिखता हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये गए ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट परेशान कर रहा है, इसका कुछ इलाज करो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अमेंडिंग एक्ट निकाला 1781 का, और इसमें उसने बोला कि भाई देखो सुप्रीम कोर्ट को बोला, देखो भाई सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज, तुम इतना मत उछलो, हम आज से ये एक्ट में नियम बना रहे हैं कि गवर्नर जनरल जो है, यानी कि ये वाला गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल, यानी कि ये 4 आदमी जो काउंसिल बैठे हैं, इस पे भाई ये अगर अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं तो उस पे तुम्हारा कोई आदेश नहीं चलेगा, तुम इस पे ध्यान नहीं दोगे, तुम इनको परेशान नहीं करोगे। पहली चीज ये लिख दी, यानी सुप्रीम कोर्ट की पावर ये छीन ली गवर्नर जनरल पे से और उसकी काउंसिल पे से, क्योंकि ये सबसे टॉप की बॉडी थी। मैंने बताया था कल की वीडियो में कि सबसे ज्यादा जिनके पास पावर थी वो थे गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की काउंसिल, ठीक है। उनकी सारी की सारी इन्होंने छीन ली पावर। अब भैया अब क्या हुआ, दूसरा क्या किया इन्होंने कि
उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कर्मचारी अगर कंपनी का कोई काम कर रहा है तो उस काम की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता कोई। इस पावर को भी छीन लिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ना तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी द्वारा किए गए, कंपनी के लिए किए गए किसी काम पे उसकी कोई शिकायत सुन सकता है या कुछ भी निर्णय दे सकता है, और ना ही गवर्नर जनरल और उसकी 4 आदमियों की काउंसिल के खिलाफ कोई निर्णय दे सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट को वहां बना दिया पंगु बना दिया इन मामलों में। अच्छा जी, उसके बाद यहां पे ही नहीं रुके वो। उसके बाद देखो सुप्रीम कोर्ट की क्या, मैंने कहा था ना कल कि ये सुप्रीम कोर्ट नाम का कुछ काम का नहीं है। देखो क्या किया इसके साथ, एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी भाई जहां पे भी पैसों की बात थी ना, क्योंकि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टांग की वजह से कमाई में समस्याएं आने लग गई थी, तो बोलते जहां भी पैसों की बात है वहां पे सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है। यानी रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू बोलते कमाई को, है ना, इनकम को, आय को, उससे रिलेटेड मैटर्स और मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, या फिर कमाई को जो कलेक्ट करने जाते, जो टैक्स कलेक्शन का पावर भी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था, जो मैंने बताया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी 1764 बक्सर के युद्ध के बाद में मिल गई थी। तो भाई उसके बाद में इनके जो भी मैटर होंगे रेवेन्यू से रिलेटेड, उसमें सुप्रीम कोर्ट टांग नहीं लगाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट से पावर छीन ली, ठीक है। कंपनी को आजादी दी जा रही है ताकि पैसा ज्यादा से ज्यादा कंपनी लूट सके अपने भारत देश को। और फिर उसके बाद में provided that the Supreme Court was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। अब भाई सुप्रीम कोर्ट का मतलब यानी आज का सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, SCI, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसका तो पूरे भारत पे जुरिसडिक्शन है। जुरिसडिक्शन बोलते हैं क्षेत्राधिकार को। क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि भाई हर कोर्ट है ना, वो हर कहीं के मामले नहीं सुन सकता। जैसे अभी मैं राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं, राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं, ओहो आईफोन में बैटरी कम बच रही है, कोई बात नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो भैया राजस्थान हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन राजस्थान में होता है ना, राजस्थान के सारे मामले राजस्थान हाई कोर्ट सुनेगा। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SCI के पूरे भारत पे जुरिसडिक्शन होता है, यानी पूरे भारत में कोई भी मामला ये सुन सकता है। उसी तरीके से ये जो सुप्रीम कोर्ट था भाई, इसका सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में था जुरिसडिक्शन, यानी ये कलकत्ता के लोगों की ही मामले सुनेगा और आगे पीछे और किधर कुछ भी नहीं देखेगा। यानी कि जो मद्रास था या फिर जो बंबई था उस पर भी इसका अधिकार लागू नहीं होगा। उसके अलावा it also required the court to administer the personal law of the defendants, that is Hindus were to be tried according to the Hindu law and Muslims were to be tried according to the Mohammedan law। इसने ये बोला कि भाई तुम कलकत्ता में जो रहते हैं उनके मामले सुनोगे, और मामले भी कैसे सुनोगे कि अगर तुम्हारे पास जो मामला लेके आने वाला प्राणी है वो प्राणी हिंदू है तो तुम हिंदुओं के कानून के हिसाब से उसका मामला सुनोगे, और अगर जो प्राणी तुम्हारे पास मामला लेके आया है वो मुसलमान है तो तुम मुसलमानों के कानून के हिसाब से उसका मामला सुनोगे। यानी एक यूनिफॉर्म कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बातें आजकल चल रही है, वैसा कुछ भी नहीं था। मुसलमानों के मामले मुसलमानों के कानून के हिसाब से और हिंदुओं के मामले हिंदुओं के कानून के हिसाब से इसको सुनने के लिए बोला गया। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला जय महाराज की, आप बोलोगे वैसा ही करेंगे, क्योंकि भाई हम तो आपके हाथों की कठपुतली हैं, ठीक है। तो ये अमेंडिंग एक्ट मेनली लाया गया था सुप्रीम कोर्ट की पावर को कंपनी के अधिकारी कर्मचारियों पर से हटाने के लिए, और जो कलकत्ता में लोग रहते थे उनके मामले सुप्रीम कोर्ट सुने ताकि वो हिंदुओं के मामलों को हिंदुओं के कानून के हिसाब से निपटाए, मुसलमानों के मामलों को मुसलमानों के कानून के हिसाब से निपटाए। क्योंकि अंग्रेजों को ये थोड़ा डर लगता था कि भाई अगर ये धार्मिक रूप से हम सभी के मामले एक जैसे निपटाने लग गए तो ये हिंदू मुसलमान ये थोड़े आग बबूला हो जाएंगे और हमारी जो राज है उस राज पे यहाँ पे ये कर सकते हैं संकट खड़ा। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि भाई हिंदुओं के हिसाब से सुनो, मुसलमानों के मुसलमानों के हिसाब से सुनो। सुप्रीम कोर्ट समझ गए और तुम्हें सिर्फ कलकत्ता के मामले सुनने और किधर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब देखो एक और चीज, बहुत बड़ी पावर जो सुप्रीम कोर्ट से छीनी जाएगी, मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट तो मजाक बन के रहेगा और कुछ भी नहीं है। इट लेट डाउन दैट द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। मेरे भाइयों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट था भैया इनके पास में, मैं दिखाता हूं तुमको, थोड़ा चलते हैं हम नोट्स वाली तरफ, कि भाई एक तो ये हमारा प्यारा क्या था, अंग्रेजों का भी प्यारा नहीं था क्योंकि इसकी बेचारे की पावर ही छीन ली है। एक तो सुप्रीम कोर्ट था, और जो अंग्रेजों के प्रोविंस थे भारत में, जैसे कि मैंने बताया बंबई था, मद्रास था, ये सारे प्रोविंस जहां जहां अंग्रेजों ने अपने अपने ऑफिस खोल रखे थे, जहां जहां उन्होंने कब्जा कर लिया था ठीक ठाक, वहां पे भी प्रोविंशियल कोर्ट खोले हुए थे। उनको बोलते थे प्रोविंशियल कोर्ट। मान लो प्रोविंशियल कोर्ट नंबर 1, प्रोविंशियल कोर्ट नंबर 2, प्रोविंशियल कोर्ट नंबर 3, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अभी क्या होता है हमारे करंट रिजीम में, यानी आज की डेट में क्या होता है कि भैया नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट DC, ये होते हैं हमारे हर जिले पे। इसकी अपील जाती है हाई कोर्ट में, ठीक है, HC हाई कोर्ट जो होते हैं राज्य में, और इसकी अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि
हमारे सबसे बड़े कोर्ट में, जो कि पूरे देश में कहीं के मामले सुन सकता है। ये सिस्टम चलता है भैया कि छोटे कोर्ट की अपील ऊपर जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ये नाम का सुप्रीम कोर्ट था, इन्होंने उस अमेंडिंग एक्ट में ये बोल दिया कि भाई ये जो प्रोविंशियल कोर्ट है, इनकी अपील इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। तो फिर किसके पास जाएगी भाई? जो ये गवर्नर जनरल हमने बिठा रखा है ना, और इसकी काउंसिल बिठा रखी है, अभी बताया था ना गवर्नर जनरल, तो ये भाई गवर्नर जनरल के पास अपील जाएगी इनकी। देखो गवर्नर जनरल ने अपनी अपनी जो पोजीशन है वो कितनी पावरफुल बना ली, और सुप्रीम कोर्ट को बेचारे को दिखा दिया ठेंगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट तू तेरी औकात में रह, तेरी बस की बात नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा देखो क्या किया, empowered द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी। देखो दो चीज होती है, एक चीज ये समझ लेना, ये छोटे छोटे शब्द जो है इनमें लटकाया जाता है। गवर्नर जनरल इन काउंसिल का क्या मतलब है मैं बताता हूँ। देखो गवर्नर जनरल जो था ना, उसको सलाह देने के लिए 4 लोगों की काउंसिल थी, मैंने बताया आपको है ना, कि ये जो गवर्नर जनरल है इसको 4 आदमी बैठ के सलाह देते थे। ठीक है, और ये सारा मिला के इसको बोलते हैं गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो हर बात पे गवर्नर जनरल इनसे सलाह नहीं लेता था, खुद अपना अलग से भी ये काम कर सकता था। इस कमरे में 4 आदमी बैठे, इनके साथ जाके बैठा, तब तो इसको बोलेंगे हम गवर्नर जनरल इन काउंसिल, है ना। लेकिन अलग से अपना खुद ही अकेला कोई डिसीजन ले रहा है तो वो कोरा गवर्नर जनरल है, वो काउंसिल में नहीं है। तो भैया जो ये अपील जाएगी ना प्रोविंशियल कोर्ट की, वो जाएगी इन 4 आदमियों के साथ, जब गवर्नर जनरल बैठेगा उसके पास में, है ना, अकेले गवर्नर जनरल के पास में नहीं जाएगी। तो ये बात है, ये फर्क है गवर्नर जनरल इन काउंसिल और गवर्नर जनरल में। दूसरी चीज क्या की इसने कि इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल। तो भाई गवर्नर जनरल को ना सिर्फ यहाँ पे इन प्रोविंशियल कोर्ट की अपील, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको बढ़िया तरीके से हम लिखेंगे ताकि आप लोगों को समझ में चीज़ें बढ़िया तरीके से आए। ये मैंने मिटा दिया, मैंने अपने इरेजर का उपयोग किया। मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रोविंशियल कोर्ट है, ठीक है, ये प्रोविंशियल कोर्ट है। पीसी का मतलब प्रोविंशियल कोर्ट, प्रोविंस बोलते हैं जैसे आज स्टेट होता है ना हमारा, राज्य, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये आज राज्य नाम दे दिया इनको संविधान आने के बाद में। पहले जो अंग्रेजों के ऐसे छोटी छोटी जगह थी उनको प्रोविंस बोलते थे। तो ये प्रोविंशियल कोर्ट है, ठीक है, और इसकी अपील जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल में, है ना। अब ना सिर्फ अपील इनकी इसके पास जाएगी, बल्कि ये कोर्ट कैसे काम करेंगे, इनमें कैसे क्या कहानी होगी, कैसे सारे कार्यक्रम होंगे, वो नियम भी कौन बना सकता है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। कि इन पे अब भाई पूरा का पूरा प्रोविंशियल कोर्ट पे अधिकार किसको दे दिया गया? गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। तो इस अमेंडिंग एक्ट में भाई क्या किया गया मेनली कि सुप्रीम कोर्ट की पावर छीनी गई, उसको बोला गया कि गवर्नर जनरल उसकी काउंसिल पे, ऑफिशियल जो भी काम करते हैं उन पे, ऑफिसर जो है कंपनी के, अगर वो कंपनी का कोई ऑफिशियल काम कर रहा है उस पे, और भैया इस पे तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट सुन लो। उसके अलावा रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू कलेक्शन से कोई मैटर निकलता है उस पे तुम्हारा कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट सुन लो कान खोल के। दूसरा कि भैया तुम सिर्फ कलकत्ता में जो लोग हैं उनके मामले देखोगे, और मामले भी ऐसे देखोगे कि हिंदुओं के मामले हिंदुओं के हिसाब से देखोगे, हिंदुओं के कानून के हिसाब से देखोगे, मुसलमानों के मामले मुसलमानों के कानून के हिसाब से देखोगे। और भैया देखो तुम ये भी सुन लो कि जो प्रोविंशियल कोर्ट है उनकी अपील तुम्हारे पास में नहीं आएगी। अपने आपको तोप सिंह सुप्रीम कोर्ट मत समझो, तुम बैठे रहो कलकत्ता में और बस छोटा मोटा काम देखो अपना। प्रोविंशियल कोर्ट जो है, अलग अलग प्रोविंस में जो कोर्ट है, उनमें अगर अपील किसी को करनी होगी, उनके डिसीजन से वो संतुष्ट नहीं है और उस पर अपील करना चाहता है और सुनवाई करवाना चाहता है, तो वो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास में। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल को ही यह अधिकार होगा कि वो उन प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन जो भी बनाना, काउंसिल के जो रूल रेगुलेशन बनाना, वो सब बना सकता है। तो ये मेन सारे पॉइंट थे अमेंडिंग एक्ट 1781 के, जो मुझे लगता है कि भैया आपके जो है दिमाग में बैठ गए होंगे। ठीक है, ओके। अब भैया देखो ये आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। ये 1784 में एक और एक्ट आया। ये देखो एक्ट को ये याद रखना कि एक्ट का एक तो डेट, अमेंडिंग एक्ट 1781 1781, और इसके मेन प्रोविजन जो अभी हमने पढ़े, है ना। अभी इसको भी याद रखना, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी का भी सवाल आ जाता है कि अमेंडिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये दे दिया और आपको पूछे कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, तो ये पता होना चाहिए। जब हमको पता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया, अमेंडिंग एक्ट 1781 में आया और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, तो हम उस हिसाब से उसको सेट कर सकेंगे। ना सिर्फ डेट पता होनी चाहिए बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि उनमें क्या क्या प्रोविजन थे। ओके। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, रिकॉर्डिंग इज गोइंग एकदम वेल। तो भैया ये जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स कौन है भाई? पिट्स नाम क्या आ गया? ये पिट्स जो था ये उनका प्राइम मिनिस्टर था भैया, प्राइम मिनिस्टर, है ना। चलो इस पिट्स प्राइम मिनिस्टर के नाम से इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। ठीक है, 1784 में आया
क्यों आया एक्ट? ये भी कुछ ना कुछ लेके आएगा अपने नए नए नियम कानून कायदे। तो देखो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंपनी पे कंट्रोल करना चाह रही थी, लेकिन उनको डर था कि अचानक से कंट्रोल करेंगे तो विद्रोह हो सकता है हमारे खिलाफ, कंपनी हमारे खिलाफ ही कोई साजिश रचते। कंपनी में इतने इतने हरामी लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी में कि भाई अलग अलग साजिश भारत में ही रच रहे थे, राजा महाराजा को भिड़ा रहे थे, तो वो इंग्लैंड वाले राजा के खिलाफ भी किसी को भिड़ा सकते थे। तो उन्होंने सोचा धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे। तो भाई पिट्स इंडिया एक्ट जो है ना, ये उसी कंट्रोल की दिशा में एक और कदम कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट बढ़ा रही है कंपनी पे कंट्रोल करने की दिशा में। तो देखो क्या कर दिया इसने थोड़ा रेडिकल स्टेप लिया। क्या लिया देखो, the next important act was Pitt's India Act 1784. It was the important act. It was definitely the most important act. Why? We'll see below. The features of this act were as follows. क्या क्या काम किए गए इस एक्ट में बताते हैं यहाँ पे। Distinguished between the commercial and political function of the company. देखो भैया सबसे बढ़िया तरीका है इनका कि भाई ऐसे मत करो, कंपनी पे एक साथ हमला करोगे तो कंपनी हम पे हमला करेगी, इसको बांट दो कंपनी को। तो इन्होंने बोला कि भाई कंपनी जो पॉलिटिकल काम करती है वो अलग कर दिया हमने और कॉमर्शियल काम अलग कर दिए, यानी कंपनी व्यापार करेगी वो तो अलग डिपार्टमेंट हो गया अब, और जो राज कर रही है, जिन जगहों पे कब्जा किया हुआ है, जहां से टैक्स कलेक्शन कर रही है, वो सारे काम हमने अलग कर दिए। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब कंपनी की पावर टूट रही है देखो तुम। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स बट क्रिएटेड न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। मैंने कल बताया था कंपनी कैसे बनती है, खूब सारे लोग मिलते हैं, फिर पैसे इकट्ठा करते हैं, कंपनी बनाते हैं। लेकिन इतने सारे जो लोग मिले हैं वो एक साथ तो सबके सब जाके कंपनी नहीं चला सकते, तो कुछ लोगों को अपने में से चुनते हैं वो, और जिनको चुनते हैं उनको बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो इन्होंने बोला कि पहले जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था अब वो सिर्फ और सिर्फ क्या संभालेगा, कॉमर्शियल फंक्शन, यानी कि धंधा बिजनेस करने वाले जो काम है वो तो संभालेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और जो पॉलिटिकल काम है वो संभालने के लिए, यानी कि किसी पे कब्जा करना है, किसी के साथ लड़ाई करनी है, किधर से टैक्स लेना है, किधर जनता से टैक्स लेना है, ये करना वो करना, जो भी करना, वो सारे काम अब कौन संभालेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक और नई बॉडी बना दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो भाई देखो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर COD और BO, अच्छा इधर दिख रहा है मुझे नहीं पता, इधर लिख लेता हूं मैं, ओके, या फिर मैं नोट्स में लिख के दिखाता हूं। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हो गई यहाँ पे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेगा कॉमर्शियल। तो देखो याद रखने का, कभी कभी दिमाग जो है वो एग्जाम के टाइम पे या कहीं पे भी खराब हो सकता है, नहीं याद आए तो भाई C, जहां पे C है वो तो संभालेगा कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एंड धंधा कैसे करेंगे वो संभालेगा C वाला, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और B लिखा हुआ है तो भाई जो धंधा करने वाला C है, तो फिर B वाला कौन सा हो गया, ये हो गया पॉलिटिकल फंक्शन संभालने वाला। ठीक है, याद हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा, इससे ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत है नहीं। ओके, अभी देखो क्या हुआ, इट एम्पावर्ड, दस इट एस्टेब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, यानी कंपनी जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथ में थी वही सारा काम कर रहे थे, अब डबल गवर्नमेंट में आ गई, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालेंगे सिर्फ कमर्शियल फंक्शन और पॉलिटिकल फंक्शन संभालेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब भाई इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो निकल दिया ना, BOC था वहाँ पे, सॉरी रुकना 2 मिनट, मैंने यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिख दिया, कंपनियों में होता है BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। ठीक है, ओके, तो देखो भैया ये बोला कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वही सुपरवाइज करेगा, वही डायरेक्ट करेगा, किस चीज को सुपरवाइज और डायरेक्ट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि मिलिट्री गवर्नमेंट क्या काम करेगी, सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट क्या काम करेगी, रेवेन्यू के जो भी अफेयर्स होंगे, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी जहां जहां अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा है वहां के सारे जो भी कार्यक्रम होंगे उन पे कौन ध्यान रखेगा, कौन उनको सुपरवाइज करेगा, कौन उनके निर्णय लेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बाकी धंधा वंदा करना, क्या बेचना क्या नहीं बेचना, ये वो जो भी चीजें हैं उन सब पे ध्यान कौन देगा, उन सब पे ध्यान देगा मेरे भाइयों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी C से कॉमर्शियल फंक्शन। ओके, ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, समझ गए ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब कॉमर्शियल फंक्शन संभालेगा, धंधा संभालेगा बस, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके अलावा जो भी पॉलिटिकल सारे फंक्शन है, यानी कहाँ पे हमला करना है, किसके पास टैक्स लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारे के सारे जो भी कब्जा किए हुए जगह हैं जहाँ पे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी राज कर रही थी, अब उसको अलग कर दिया। धीरे धीरे कंपनी को तोड़ रहे हैं, लास्ट में देखना कंपनी को एकदम अपने कब्जे में ले लेंगे। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो चाहती है कि लास्ट में कंपनी पे सारा का सारा अधिकार उनका हो जाए। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दस द एक्ट वॉज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन, 2 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से ये वाला पिट्स इंडिया एक्ट 1784, याद रखना पिट्स इंडिया एक्ट 1784 सिग्निफिकेंट था। क्यों?
पहला रीजन ये था, द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। भाई साहब कितनी बड़ी बात बोल दी यहाँ पे कि भाई इन्होंने बोला कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे कब्जा किया हुआ है, पहले तो चलो हम बोल रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन अब बोल दिया कि भाई ये ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है। यानी भाई भारत में ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार, क्राउन यानी उनका राजा रानी जो भी है उसकी कब्जा की हुई जगह है ये। अब कंपनी को धीरे धीरे हटा रहे हैं कि कंपनी भाई ज़्यादा उछल मत, ये हमारी है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की है, ठीक है। दूसरी बात क्या, द सेकेंड, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कि भाई जो कंपनी खुद अपने हिसाब से चल रही थी, जिसके जो भी थे शेयर होल्डर वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से काम कर रहा था, सब मजे ले रहे थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भाई ये मजे तुम्हारे खत्म हो गए, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने बना दिया और इस पर किसने किया हुआ कब्जा, हमने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पे हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन उनको इतने में शांति नहीं मिली भाई, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से थोड़ी उनको शांति मिली। अब देखो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आने के बाद एक और चीज़ हो गई है कि लगभग कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही एक अंग बन गई है ना। उन्होंने स्पष्ट बोल ही दिया कि भाई तुम्हारी जो भी तुमने कब्जा किया वो हमारे हैं और तुम हमारे नीचे काम करोगे। तो क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही अंग बन गई है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में पहले क्या सिस्टम था कि वो जब भी ऑर्डर देते थे किसी को, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट राजा, ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट बहुत पहले से चल रही ब्रिटेन में, लेकिन राजा उसका हेड होता था। पहले सारा का सारा हेड राजा होता था। आज भी राजा हेड है, लेकिन आज सिर्फ नाम मात्र का हेड है। जैसे हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की जो स्थिति है उस तरीके की स्थिति वहाँ पे राजा की है, लेकिन पहले वो हेड होता था। तो भाई अब जब भी कोई राजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑर्डर देती थी तो उस ऑर्डर को चार्टर नाम से बोला जाता था। चार्टर, है ना, कुछ भी बोलते कि भाई ये ऐसे करना, ये वैसे करना, तो उसको चार्टर से बोलते थे। क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद में लगभग कंपनी पे कब्जा कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, वहाँ के क्राउन ने। तो अब जो भी एक्ट आएंगे उनको रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे अब चार्टर एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद जो भी आएंगे उनको चार्टर एक्ट बोलेंगे। चलो, एक्ट ऑफ 1786, देखो ये एक्ट ऑफ 1786 ये चार्टर एक्ट नहीं है, ये स्पेशल लाया गया किसी एक की फरमाइश पे। किसकी फरमाइश पे लाया गया भाई? ये एक प्राणी था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब जिसके भी आगे लॉर्ड लगा हुआ है तो तुम ये समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं राजा का बहुत खास आदमी है। 1796 में ये लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ये था एक भैया फौजी, है ना, यानी राजा का खास आदमी तो था, लेकिन ये सेना की कमांड भी संभालता था। और अमेरिका में जो चल रहा था ना गृह युद्ध, उसमें इसने कमांड संभाली थी, बढ़िया काम किया था, इससे राजा बहुत खुश था। अब भाई राजा जिससे खुश है तो वो अपनी बात मनवा सकता है राजा से। तो कॉर्नवालिस से राजा खुश था, तो कॉर्नवालिस ने अपनी बात मनवाई। इसने बोला भाई देखो मेरे को अब युद्ध तो मैंने बहुत कर लिया, अब छोड़ो, मेरे को युद्ध में तो मजा आता नहीं है, अब मेरे को जाना है इंडिया, क्योंकि मेरे को बनना अमीर। मेरे को पता है इंडिया में बहुत पैसा है ना, तो मुझे जाके वहाँ पे वो संभालना है। तो भाई मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी शर्तें हैं कुछ। अब ये भी उसको भेजना चाहते थे क्योंकि इसने बढ़िया काम किया था, फौजी था और बढ़िया डिसिप्लिन आदमी था, तो ये भी चाहते थे कोई ऐसा आदमी वहाँ पे रहे हेड बन के। लेकिन इसने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा। तो बोले कैसे चलेगा? अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल। कॉर्नवालिस था जो लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको गवर्नर जनरल अपॉइंट किया बंगाल में। लेकिन उसने बोला कि भाई देखो तुम अपॉइंट तो कर दो, लेकिन मेरी कुछ मांग है, डिमांड है, उसको पहले मानो। यानी शर्त तो लगा कि भाई ये काम करोगे तो ही मैं जाऊँगा। अपने बच्चे नहीं होते का कि ऐसे करोगे तो खाना खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा, ये करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो वैसे कॉर्नवालिस ने बोला कि भाई मेरी बात मानोगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो भाई क्या बातें मनवाई उसने? बातें ऐसी थी कि वो खुद को पावरफुल बनाना चाहता था कॉर्नवालिस खुद भी। तो उसने क्या डिमांड रखी? 2 डिमांड रखी उसने। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस, जो मैंने सबसे पहले बताया था तुमको, अभी पढ़ लेते हैं उसके बाद बताता हूँ मैं। ही वुड ऑल्सो बी कमांडर इन चीफ। चलो दोनों डिमांडों को देखते हैं भाई कॉर्नवालिस ने क्या बोला, कॉर्नवालिस क्या चाहता था। मैंने तुमको बताया था कि गवर्नर जनरल जो होता था, गवर्नर जनरल, और इसके नीचे 4 आदमी होते थे, ये काउंसिल होती थी 3-4, ये इसके नीचे होते थे, इसको राय देते थे, सलाह देते थे, मशवरा देते थे। पहले क्या था कि भैया इसको मशवरा इनका मान के काम करना पड़ता था गवर्नर जनरल को। तो गवर्नर जनरल हेड तो था, लेकिन 4 आदमियों की सलाह मानने के बाद हेड था। कॉर्नवालिस ने बोला भाई देखो मैं जाऊंगा तभी जाऊंगा जब मेरे को ऐसा बोलो कि कुछ मामलों में जहाँ पे मेरे को लगे तो वहाँ पे ये लोग चाहे कुछ भी सलाह दे, मैं इनकी मानूं नहीं मानूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो वो बोला गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने कि भाई मेरी मर्जी, बोलो ये पावर मेरे को दे रहे हो क्या कि मैं इनकी सलाह ये दे रहे हैं उसको मानूं भी नहीं भी मानूं, अपनी मर्जी से बोलो दे रहे हो क्या? और ये एक डिमांड रखी उसने। दूसरी डिमांड उसने रखी कि भाई मैं हूँ फौजी आदमी, मैं लड़के आया हूँ बहुत सारे युद्ध,
हाँ ये ठीक है कि आजकल मेरे युद्ध में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैं इंडिया में गवर्नर जनरल की पोस्ट लेकर आराम से कुर्सी पर बैठना चाहता हूँ, लेकिन मैंने फौज फौज को फौजी छोड़ सकता है, लेकिन फिर भी वो फौजी ही रहता भैया, बदलता नहीं है वो, है ना। ये आज भी अप्लाई होती है। तो इसने बोला मेरे को भैया तुम बनाओ कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, यानी जो भारत में लड़ाई वड़ाई में सबसे हेड जो आदमी होता है ना फौज का, वो मेरे को बनाओ तुम, यानी गवर्नर जनरल भी बनूंगा मैं और मैं कमांडर इन चीफ भी बनूंगा। अब क्योंकि भैया जो दूध देने वाली गाय होती है उसकी लात भी सहन करते हैं लोग, तो ये बहुत अच्छा इसके परफॉर्मेंस था, तो इसकी दोनों बातें मान ली गई और उसी के लिए एक्ट लाया गया 1786 का एक्ट ऑफ 1786। ये फरमाइश पे लाया गया, किसकी फरमाइश पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस की फरमाइश क्या थी कि भैया ओवरराइड कर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केस, कुछ मामलों में ये काउंसिल की बात नहीं मानेगा, अपनी मर्जी से काम करेगा भैया। और दूसरा ही वुड बी ऑल्सो द कमांडर इन चीफ भी इसको मनाया जाएगा। तो भाई उसी हिसाब से 1786 का एक्ट इनेक्ट किया गया ताकि दोनों प्रोविजन बनाए जा सके और कॉर्नवालिस को ये शक्तियां दी जा सके। और फिर हाथ जोड़ के बोला गया कॉर्नवालिस जी, अभी आपने जो जो शर्तें रखी हमने मान लिया, प्लीज गो टू इंडिया और पदभार ग्रहण करो गवर्नर जनरल का। तो बोले ये चली मैं इंडिया में गवर्नर जनरल बनने, ये चला मैं, और बैठ के जहाज में आ गया कॉर्नवालिस इंडिया में। अच्छा जी हाँ। और जैसे ही कॉर्नवालिस इंडिया में आया 1796 में भैया मेरे, उसी के 7 साल बाद आ गया चार्टर एक्ट 1793। अब ये देखो चार्टर एक्ट जो आएंगे ना भैया, ये 20-20 साल के गैप पे आएंगे, 20 ईयर्स के गैप पे आएंगे, यानी ये 93 में है तो 93 के 20 साल बाद में अगला आएगा, उसके 20 साल बाद में अगला आएगा। तो एक ईयर रट लो, चार्टर एक्ट 1793 1793, उसके बाद अगले चार्टर एक्ट्स की, अगले एक्ट्स की डेट लगभग याद हो जाएगी, क्योंकि लगभग सभी ही 20-20 साल के गैप में आए, कुछ एक अपवादों को छोड़ के। तो भैया अभी आ गया चार्टर एक्ट 1793। ये क्यों आया? द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट वर एज फॉलोज। हर एक्ट के कुछ ना कुछ फीचर होते हैं। एक्ट का मतलब यही है कि क्या होगा अब इंडिया में, आगे इंडिया का भविष्य क्या होगा। अंग्रेजों का सिस्टम ये था कि अंग्रेजों की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा चली, सबसे ज़्यादा सालों तक आराम से राज कर पाए, इसीलिए कि वो हर काम लिखित में करते थे, लिख के, ऐसे नहीं बोल दिया यार कुछ भी हो गया, नहीं। तो कोई भी काम करना होता तो उसका एक्ट आता, एक्ट में सब कुछ लिखा जाता, संसद से वो पारित होता, फिर यहाँ पे भेजा जाता, फिर यहाँ पे उस हिसाब से काम होता। तो चार्टर एक्ट 1793 आ गया हमारे भारत में। अब भैया इसने जो है एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। भैया जो कॉर्नवालिस ने मांगी थी, कॉर्नवालिस ने बोला था ना कि भाई मेरे को तो ये मानोगे तभी मैं जाऊंगा, 2 शर्तें जो मांगी थी, वो जो ओवरराइडिंग पावर थी ना, उसमें से पहली शर्त कि काउंसिल कुछ मेरे को राय दे रही है, मैं उस राय को मानूं नहीं मानूं मेरी मर्जी। तो बोला भाई कॉर्नवालिस तेरी मर्जी, अब आगे तेरे अलावा और भी जो भी गवर्नर जनरल नए अपॉइंट होंगे, तुझे रिटायर हो जाएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, उन सबकी भी मर्जी, उनको भी हम ये पावर दे रहे हैं कि वो अपनी काउंसिल की सलाह माने ना माने, उनकी मर्जी। तो इस पावर को एक्सटेंड यानी कि बढ़ा दिया गया सभी पे, ठीक है। फ्यूचर गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी वाले गवर्नर पे भी, यानी गवर्नर जनरल तो बंगाल में बैठता था और बाकी जो हमारा मद्रास था, बंबई था, वहां पे कौन बैठते थे? गवर्नर बैठते थे प्रेसिडेंसी के। तो उनको भी ये पावर दे दी गई कि भाई तुम भी मजे करो, तुम भी मजे करो। दूसरा जो फीचर था वो भाई देखो, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। तो जो गवर्नर जनरल था, मैंने बताया ना, गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल बनाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, उसको थोड़ा तोप नाम दिया, तो अब बोल रहा है उस तोप की पावर और बढ़ा दी कि जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उन पे भाई अब तू और ज्यादा पावर काम में ले सकता है, वो तेरे और नीचे हो गए, और नीचे दब गए। ये एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टार्ट हो रहा है भाई, सेंट्रलाइजेशन पावर की, यानी भारत में अंग्रेजों की सारी पावर लगभग किसकी तरफ बह रही है भयंकर रूप से, किसकी टंकी पावर से बहुत जल्दी भर रही है? बंगाल के गवर्नर जनरल की। और बाकी जो बंबई के और मद्रास वाले, उनकी टंकी पावर की खाली हो रही है धीरे धीरे। ये बदलेगी, ये बदलेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहा है बंबई वाला और मद्रास वाला गवर्नर जनरल कि भाई मेरे करण अर्जुन भी एक दिन आएंगे, मेरे को भी एक दिन वापस मेरी पावर मिलेगी वो। लेकिन अभी तो जा रही है बंगाल की तरफ पावर, बंगाल के गवर्नर जनरल की तरफ पावर जा रही है। तो और चली गई भाई इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 से, और पावर उनकी तरफ चली गई। अब तीसरा जो फीचर है उसमें यह है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर। भाई ये बड़ी खतरनाक चीज थी। ये कंपनी के लिए अच्छी चीज लग सकती है कई लोगों को, लेकिन भाई ये कंपनी के लिए बहुत बुरी चीज थी। क्योंकि पहले जब क्वीन एलिजाबेथ ने, मैंने बताया, जब उनको ये दिया था अधिकार कि तुम जाओ भारत में व्यापार करो, कोई भी और कंपनी नहीं आएगी, हमने फर्स्ट क्लास में ये पढ़ा था। उस टाइम पे कोई भी लिमिट नहीं दी गई थी इनको बोला कि तुमको अनंत काल तक इंडिया में इजाजत है व्यापार करने की। लेकिन अभी भाई टाइम लिमिट लगा दी कि तुमको अकेलों को
यानी कि हमारे देश की जिस देश की वो रानी थी, जिस देश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी ब्रिटेन, उन्होंने कहा था कि ब्रिटेन की और भी कोई कंपनी तुम्हारे को कंपटीशन देने के लिए नहीं आएगी, तुम अकेले काम करो। लेकिन अब बोल रहा है कि भाई तुमको सिर्फ 20 साल की छूट और दे रहे हैं, 20 साल तक और अकेले काम कर लो, क्योंकि और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ बन रही है, वो इंडिया में जाना चाहती है, काम करना चाहती है। तो तुम्हारा अकेले का कोई ठेका थोड़ी ले रखा हमने, तो 20 साल में तुम्हारा निपटाओ, कुछ निपटा रहे हो जो, और कंपनियों को हम 20 साल बाद में भेज देंगे भाई अपने देश की। तो ये एक लगा दिया कि भाई तुम्हारा टाइम जो है खत्म होने वाला, अब कंपनी पे ये तलवार लटक गई। चौथी कंडीशन जो है, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। कॉर्नवालिस जो था, कॉर्नवालिस ने बोला कि भाई मेरे को ही तो गवर्नर जनरल बनाओ, मेरे को कमांडर इन चीफ बनाओ, लेकिन सारे गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ नहीं बनाया गया था। लेकिन क्योंकि कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ बन गया था, उसने डिमांड रखी थी ना कि मेरी शर्तें मानो तो ही जाऊंगा, कमांडर इन चीफ बन गया था, तो वो गवर्नर जनरल की काउंसिल में बैठता था, यानी वो खुद ही एक ही आदमी गवर्नर जनरल था, वो ही कमांडर इन चीफ था, तो वो बैठता था उस काउंसिल में। तो भाई उसके बाद में नियम बन गया कि मतलब एक प्रथा नहीं बन जाती कि एक बार जो काम होने लग जाए तो बार बार होने लग जाता है। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेना का अध्यक्ष था वो बैठने लग गया। लेकिन इस एक्ट ने बोला कि भाई देखो ये जो कमांडर इन चीफ है ये भैया इस गवर्नर जनरल की काउंसिल का मेंबर नहीं होगा, अब ये नहीं बैठ सकेगा अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड। अगर उसको स्पेसिफिकली अपॉइंट करके वहां पे काउंसिल में नहीं बिठाया जाए तो अब वो काउंसिल में नहीं बैठा, क्योंकि काउंसिल में जो डिसीजन होते हैं वो पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं, यहाँ पे सेना के अध्यक्ष का कोई काम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आज के डेट से समझो तो मोदी जी है, मोदी जी की कैबिनेट में जाए मंत्री सब, उनको सेना वेना से कुछ लेना देना है नहीं, और सेना का जो है वो है सेना अध्यक्ष होता है, सेना का हेड। तो अभी मोदी जी और उनकी मंत्रियों की कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, तो उसमें सेना अध्यक्ष थोड़ी कुछ लेने आएगा जब तक कि उसको बुलाया ना जाए। जो आज सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम यहाँ पे कर दिया गया और ज्यादा कुछ नहीं किया गया। It laid down that the member of the board of control and their staff were henceforth to be paid out of Indian revenue. समझ रहे हो? पिट्स इंडिया एक्ट याद है 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था ना, देख लो भाई, ये डेट जरूर याद रखना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, जो मैंने बताया था कि पॉलिटिकल कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स पे कंट्रोल रखेगा। अब बोल रहे कि उनमें जो मेंबर बैठे हैं जो काम करेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बैठ के, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी पैसा यूरोप में, वो भारत से कमाई जो आ रही है उससे उनको पैसा दिया जाएगा। मतलब लूटो भारत को भाई, लूटो एकदम, इतना बढ़िया तरीके से लूटो। ये जो एक दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी जिसका नाम था वेल्थ, नाम याद नहीं है मुझे इस किताब का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन वो एक किताब लिखी थी, उसमें बताया था कि भारत की वेल्थ कैसे भारत से बाहर निकाली जाती है। उसमें से एक रीजन ये भी बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी वो अपने कर्मचारियों को भारत की कमाई यानी कि रेवेन्यू ऑफ इंडिया से पेमेंट करती है। तो भाई वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो इंडियन रेवेन्यू से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पेमेंट किया जाएगा। किसने बोला? ये बोला चार्टर एक्ट 1793 ने, और दादा भाई नौरोजी ने बाद में इस पर पूरा अपना एक किताब लिख के मस्त एकदम समझाया था। तो वो चीज यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ठीक है, और ये भारत को लूटने का एक काम किया गया, ये इसका लास्ट फीचर था। अभी मेरे कैमरा की कितनी बैटरी बच रही है, लेट मी सी, थोड़ा सा और बना सकते हैं अपन, थोड़ा सा और बना लेते हैं। चलो ये चार्टर एक्ट 1813 ये और कर देते हैं, उसके बाद में ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे 1833 वाला। तो भाई देखो अब अगला चार्टर एक्ट आ गया। देखो पिछला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, मैंने बताया था ना कि 20 साल होते हैं, तो ये 1793 में आया था, 20 साल और जोड़ोगे तो 1813 हो जाएगा, हो गया, ठीक है। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट, इसने क्या बोला? इसने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। देखो ये याद रखना, जो भी एक्ट पढ़ रहे हो, जैसे चार्टर एक्ट 1793 हमने पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको इंडियन रेवेन्यू से पेमेंट किया जाएगा। ये कहाँ पे दिया गया, कहाँ पे, किस चार्टर एक्ट से ये बनाया गया प्रोविजन? तो वो बनाया गया अपन ना 1793 से। ये याद रखना है, ये चीज जोड़ के याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बता दे कि भाई साहब जो पावर थी गवर्नर जनरल की ओवरराइड करने की काउंसिल के डिसीजन को, यानी कि काउंसिल के मेंबर जो भी डिसीजन दे रहे हैं उसको माने ना माने मेरी मर्जी, तो ये बाकी गवर्नर जनरल को भी दी गई किस एक्ट द्वारा? तो बोलेंगे चार्टर एक्ट 1793 से। और बोले कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को 20 साल और भारत में किस एक्ट द्वारा बढ़ाया गया? चार्टर एक्ट 1793। तो ये चीज जोड़ के याद रखनी पड़ेगी, एग्जाम में पूछ सकते हो, है ना। तो ये सारे पॉइंट याद होने चाहिए। ओके, समझा मैं दे रहा हूं, लेकिन याद करने पड़ेंगे, जुड़े रहने चाहिए कि भाई इससे हुआ था। अभी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का चार्टर एक्ट आ चुका है हमारे सामने, मेरे प्यारे भाई बहनों। चलो देखते हैं इसके फीचर क्या कहते हैं। सबसे पहले तो एक ही फीचर था कि चार्टर एक्ट 1793 में बोला था कि तुम्हारी 20 साल मोनोपोली हम बढ़ा रहे हैं, 20 साल और भारत में व्यापार कर लो अंग्रेजों, ईस्ट इंडिया कंपनी वालों। अंग्रेजों तो नहीं, अंग्रेज तो बाद में और आएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था कि 20 साल और कर लो। तो भाई वो 20 साल पूरे हो गए यहाँ पे, तो इसने क्या किया? अबोलिश्ड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया, दैट इज द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स।
यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था व्यापार पे, उसको खत्म कर दिया। और भारत का व्यापार जो ब्रिटेन की और भी कंपनियां थी और भी व्यापारी थे, सबके लिए खोल दिया कि भाई सब जाओ व्यापार करो, मजे करो। लेकिन दो चीजों पे अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी। वो क्या थी? एक तो थी चाय, यानी कि टी, और एक चाइना। इन्होंने बोला कि भाई चाय का व्यापार जो भी भारत में हो रहा है वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और चाइना के साथ जो भी व्यापार होता है वो भी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और दूसरी कंपनी इसमें हाथ नहीं डालेगी। बाकी और जो चीजें हैं, बाकी और जो सामान है, बाकी और जो व्यापार है, उसमें कोई भी ब्रिटेन से आके व्यापार कर सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हम समाप्त करते हैं। ये चार्टर एक्ट में हमने ठप्पा लगा दिया, ये लग गया। और किस किस एक्ट में? 1813 वाले चार्टर एक्ट में ठप्पा लगा। तो भाई याद रखना है कि कहां पे मोनोपोली 20 साल बढ़ाई गई? 1793 के चार्टर एक्ट में। और कहां पे मोनोपोली खत्म की गई? 1813 के। कौन कौन सी मोनोपोली खत्म की गई? तो चाय और चाइना को छोड़ के बाकी सारी मोनोपोली खत्म कर दी। ठीक है, टी एंड चाइना। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। तो भाई वही चीज पिट्स इंडिया एक्ट से जो बोला था कि भाई कंपनी ने जिन भी क्षेत्रों पर अधिकार किया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बोला गया था कि जो भी क्षेत्रों पर कंपनी ने अधिकार किया गया है वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य की वो जगह है भारत में। तो अब इसी चीज को दोबारा बोला गया कि भैया ब्रिटिश क्राउन जो है वही तुम्हारा राजा है। कंपनी जो भी तुम जिस जहां पे भी कंपनी वालों तुमने कब्जा किया हुआ है उसका राजा कौन है? ब्रिटिश क्राउन। राजा ब्रिटिश क्राउन है, क्राउन। वहां पे क्राउन बोलते हैं, चाहे उसमें रानी बैठ सकती है, राजा बैठ सकता है। तो क्राउन का मतलब होगा जिसने क्राउन धारण किया हुआ है। ठीक है, कि भाई वो तुम्हारा राजा है। तोप सिंह मत समझना खुद को। ठीक है, ओके। It allowed the Christian missionaries to come to India and for the purpose of enlightening the people। कि भाई अंग्रेजों का सिस्टम यही था कि राज कहीं पे करो तो उनको अपने धर्म में ले आओ, या फिर उनकी सोच को बदल दो और उनकी सोच को भी अंग्रेजी सोच बना दो। तो इसके लिए उन्होंने अपने क्रिश्चियन मिशनरी, यानी कि अपने जैसे साधु सन्यासी होते हैं वैसे उनके चर्च के जो पादरी वादरी होते हैं उनको भेजा कि जाओ भारत के लोगों को इनलाइटन करो। इनलाइटन का मतलब होता है जिसकी बत्ती बुझी रहे उसकी बत्ती जलाओ। अब इनके हिसाब से भारत के लोग अंधेरे में थे और ये उनको इनलाइटन करने आए थे। लेकिन असली चीज ये थी कि वो उनको क्रिश्चियन बनाना चाहते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिश्चियन बन जाए, तो इनको फिर भारत में लंबे समय तक राज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये क्रिश्चियन मिशनरी कौन से एक्ट से इनको अधिकार मिला भारत में आने का? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। भाई ये पॉइंट्स को याद रखना, इसके साथ जोड़ के 1813। ओके, ठीक है। 4 नंबर का पॉइंट देखते हैं। इट प्रोवाइडेड फॉर स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमोंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। तो वही भाई, तुम्हें अगर कहीं पे लंबे समय तक राज करना है ना तो बंदूक के दम पे नहीं कर सकते, पैसे के दम पे नहीं कर सकते। या तो धर्म अपना वहां पे फैलाओ या फिर अपनी एजुकेशन, अपनी मेंटेलिटी वहां फैलाओ। तो इन्होंने धर्म के लिए पादरियों को भेजा कि तुम तो धर्म फैलाओ, और जो भी ब्रिटिश जहां पे कब्जा किया होता वहां पे ब्रिटिश एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया, जो कि आज भी हम गुलाम है उसके। तब तो थे ही, और वो गुलामी तब से स्टार्ट हुई। आज भी हम मानसिक रूप से ब्रिटेन के गुलाम है। तो ब्रिटिश वेस्टर्न एजुकेशन फैलाने के लिए बोला कि भैया जहाँ पे भी ब्रिटिश लोगों ने कब्जा किया हुआ है वहाँ के जो भी लोग हैं भारत वाले, उनमें सब में ब्रिटिश एजुकेशन डालो ताकि वो हमारे जैसे बन जाए और हमारा विरोध करना बंद कर दे, हम आराम से वहाँ पे राज कर सकें। 5वां, इट अथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस। अब देखो ये वाला क्यों किया गया? ये इसलिए नहीं किया गया कि वो भारत में लोकल गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहते थे, या फिर देखो क्या होता है, ये एक चीज मैं समझा देता हूँ क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आएगा। अथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है वो समझ लो एक बार, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। आज की डेट में जो चल रहा है उसी तरीके से समझ आता हूँ मैं। एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जिसमें मोदी जी बैठते हैं, मोदी प्राइम मिनिस्टर। बाकी अपनी स्टेट है, स्टेट राजस्थान है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, सब कुछ है, झारखंड है। तो ये मान लो ये सारी स्टेट है। स्टेट हो गई 1 2 3, ये सेंटर के नीचे और भी स्टेट है, मैं सारी लिख नहीं सकता इसलिए मैंने ये 3 लिखी। फिर स्टेट के नीचे भी, राजस्थान में भी नीचे क्या आती है भाई? नीचे आती है अपनी डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद आती है। ठीक है, जिला परिषद क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आ गई। नीचे पंचायत आती है, पंचायत है ना, पंचायत सुना होगा ना आपने, पंचायत के चुनाव, पंचायत सीजन भी आई थी उस पर अमेजोन प्राइम पे, पंचायत आती है। तो ये जो नीचे वाली है ना, जो भी अपनी विधानसभा, यहाँ तो विधानसभा हो गई, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जाके चुनाव होते हैं, उसके नीचे जो आती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो गई, पंचायत हो गई, ये बोलते हैं लोकल बॉडी, इनको लोकल बॉडी। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिले की अलग होती है, और पंचायत हर गाँव की अलग होती है। ठीक है, तो इनके अलग से चुनाव होते हैं और ये लोकल बॉडी अपना अलग से काम करती है। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि भाई जो ये नीचे वाली लोकल बॉडी है ना,
इनको अधिकार दे दिया कि तुम अपने खुद के टैक्स ले लो और खुद जो भी टैक्स नहीं दे उसको पनिश भी कर सकते हो। अब ये क्या चाहते थे, क्या इनको अच्छा बनाना चाहते थे, लोकल इलेक्शन बनाना चाहते थे भारत में, क्या कुछ पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहते थे? नहीं, ये क्या चाहते थे कि भाई, क्योंकि पहले ये नीचे वाले जो लोग थे ना, लोकल मतलब जो गांव थे, जो शहर थे, जो कस्बे थे अंग्रेजों के अधिकार में, उनको चलाने के लिए पैसा ऊपर से देना पड़ता था इनको। तो इनके पैसे कम हो रहे थे कि भाई ये चलाने के लिए अलग से पैसा देना पड़ रहा है इनको, क्योंकि देना तो पड़ेगा, अब राज कर रहे हो तो वहाँ के सिस्टम को चलाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि हम अपना ये पैसा कैसे बचाएं। तो उस पैसे को बचाने के लिए मेरे प्यारे मित्रों, उस पैसे को बचाने के लिए इन्होंने बोला कि नीचे जो भी लोग हैं ना, विलेज वाले हैं या फिर कस्बे वाले हैं, वो खुद ही टैक्स कलेक्ट करो और अपना खर्चा खुद चलाओ भाई, और जो नहीं टैक्स दे उसको पनिश करो, उसको कूटो, कूट के टैक्स लो, ताकि हमारा पैसा बच सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड भेज सके, लूट सके भारत को। तो ये लूटा उसी का एक सिस्टम था, ताकि इधर इधर से इन पे जो भार आ रहा है इनको चलाने का वो कम हो, और ये भी थोड़ा बहुत अपना खर्चा पानी खुद ही कलेक्ट कर ले, और जो नहीं दे उसको कूटो पीटो। ये अधिकार भी साथ में इसीलिए दिया गया। तो यहाँ पे देखो, इससे समझ में आता है कि वो मैं जो बोल रहा हूँ वो लॉजिक एकदम सही है कि इंपोज करे टैक्सेस लोकल गवर्नमेंट, और दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग टैक्स, यानी जो नहीं दे उसको कूट भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, पनिशमेंट भी उसको दे सकते हैं। तो यहाँ से वो लूटने वाला सिस्टम, बस और कुछ नहीं। इनका दिमाग एक ही तरह की काम करता था अंग्रेजों का, ज़्यादा से ज़्यादा राज कैसे करें लंबे समय तक भारत में। तभी उन्होंने एजुकेशन फैलाई, तभी उन्होंने ये पादरी, क्रिश्चियन, मिशनरी इनको लाया कि अपना धर्म फैलाओ यहाँ पे। और दूसरा, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का पावर भी इसलिए दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आ सके, और लोकल जो जगह हैं वो अपनी खर्चे खुद ही निकाले, तो अंग्रेजों को खर्चा नहीं देना पड़े उनको, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो ब्रिटेन भेज सके। बस इनके दो उद्देश्य थे, राज करो, पैसा कमाओ, लूटो। तो भाई आज की वीडियो में इतना रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और उसके आगे की सारी रामकथा के साथ में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी तुम्हारी मर्जी हो करना, और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।